और जो प्रैक्टिस सेट है ना, आज आपको खुद ही करना है, ठीक है? सर वो एक्सरसाइज अपलोड हो गई? अरे मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया ना फोटो, ठीक, अपलोड कर दूंगा आज, वैसे अपलोड नहीं किया। ओके सर। मैं वैसे सबको दे देता हूँ मैं। देखो कुछ कुछ अच्छी चीजें जो पीडीएफ हो ना, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जैसे कि जो पीडीएफ वगैरह है ना, एक होता है सेल्फ व्हाट्सएप का। नहीं आ रही है अभी भी नहीं आ रही है क्या क्लियर? सर, आपकी क्लियर है आवाज। एक बताना, क्लियर आ रही है क्या? सर क्लियर आ रही थी बट बहुत धीरे आ रही थी। मैं माइक निकाल दे रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि क्या बोलते हैं कि जो भी अगर इम्पोर्टेंट कोई पीडीएफ है ना, तो आप लोग क्या करो कि अपने सेल्फ व्हाट्सएप पे सेंड कर लो उसको, ठीक है? ये तो जानते हो ना, सेल्फ व्हाट्सएप पे अपने सेंड कर लो। यस सर। हाँ, यस। सेल्फ व्हाट्सएप पे सेंड कर लो, और ताकि जो भी इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट है सब अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लो। जैसे मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, मैं अपने खुद के व्हाट्सएप पे सेंड कर लेता हूँ, ताकि मुझे ग्रुप में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आगे बढ़े। मैसेज को सर आपने कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं भेजा था, तो आप प्लीज भेज देना आज। ठीक है, वैसे पीडीएफ तो वैसे सब आपके पास है, मैं सेम ही पीडीएफ पढ़ाता हूँ। हाँ सर, पर उसमें हैंड रिटन हो जाता है ना आपका, बाकी कोई थ्योरी तो बात सेम ही नहीं, रहती है पूरी। देखो आओ मैं सीधा सीधा कुछ टॉपिक बताता हूँ। हम आर एस पढ़ रहे थे ना, जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे था, एच NH2 COOH और यहाँ पे CH3 था। तो आप आर एस कैसे निकालोगे? आप इसका इधर ट्रांसफर कर देना और इसका इधर ट्रांसफर कर देना। मतलब देखो, हम 180 वाला लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि उसमें कई कई गलतियां हो जा रही हैं। हम केवल क्या लेके चलेंगे? 90 वाला लेके चलेंगे, ठीक है? केवल कौन सा लेके चलेंगे? 90 वाला। और हाइड्रोजन को हमेशा हम कहाँ रखेंगे? वर्टिकल पे तो रखेंगे, लेकिन नीचे रखेंगे, ठीक है? सर। ठीक है, जैसे कि देखो इसका देख लो, जैसे कि मानो हमारे पास H है, CH3 है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे COOH है। तो आप क्या कर लेना, इसका इससे ट्रांसफर कर लेना। कर लिया? जैसे कर लिया तो क्या आ गया, कुछ ऐसे आ गया COOH, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, H आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, और फिर से इससे ट्रांसफर कर लेना। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, COOH, और यहाँ पे हो जाएगा NH2, यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। फिर नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा आ जाएगा क्या? बट सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी वर्टिकल में ही था। देखो उसमें, देखो इसमें पता है क्या, थोड़ा सा कुछ गलतियां आ रही है, इसलिए हाइड्रोजन को आप सबसे कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे। हम वहां पे रखेंगे कि जहाँ पे गलतियां होने का बिल्कुल भी 0 चांसेस है, ठीक है? नीचे रखोगे ना आप लोग, तो गलतियां होने का बिल्कुल भी 0 चांसेस है, कुछ भी चांसेस नहीं है, ठीक है? और हमेशा आप लोग कहाँ से कहाँ तक करना, 90 वाला ही बस करना। और 90 वाला करना है तो कितनी बार करना है आपको? 2 टाइम्स ना? 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स करना है। हाँ बिल्कुल, टाइम्स करना है। इससे आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। आओ देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, CHO HOH HOH, और यहाँ पे CH3। अब देखो बच्चों, अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 और 4, ये पूछ रहा है कि दूसरा नंबर वाला कार्बन S है या फिर R है, और पूछ रहा है तीसरा नंबर वाला कार्बन S है या फिर R है। कैसे निकालेंगे हम लोग? हम लोग सर देखेंगे कि ये मिरर इमेज है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। हम लोग उससे हमें क्या करना है, हमें तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना। अच्छा यस सर। सर इसे फाइनल रोटेट करेंगे, चेक करेंगे ना फाइनल है या नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखो सिंपल, यहाँ पे स्टार मार्क करना, यहाँ पे स्टार मार्क करना। पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम दूसरे कार्बन की बात करेंगे, ठीक है? सर दूसरे कार्बन आपकी स्क्रीन स्टक है। कहाँ पे अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। ये स्क्रीन स्टक का क्या सीन है यार? ये मेरी क्लास में होता है फिर और भी क्लास में? सर ये तो आपकी आपकी क्लास में बहुत लेट हुआ है, बाकी क्लास में तो बहुत पहले से हो रहा है।
क्या चीज? तो ना के बराबर होता है, आप में तो ना के बराबर होता है, फिजिक्स और बायो में तो बहुत ही होता है, बायो में तो कम हो रहा है, फिजिक्स में बहुत। डन। अब सही हो गया क्या? यस सर। तो देखो हम दूसरे और तीसरे वाले को स्टार मार्क कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम दूसरे नंबर कार्बन के लिए कर रहे हैं। क्या दूसरे नंबर कार्बन के लिए हम इसको आर मान ले? मान ले। यस सर। जब आर Yes, मान sir. लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, CHO, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। क्लियर बातें? क्लियर है। अब आओ बच्चों इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको इससे इंटरचेंज कर लिया और इसको इससे कर लिया। जब ऐसे कर लिया तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CHO हो जाएगा। अब हम करते हैं नंबरिंग 1 2। अब देखो बच्चों, अब ये बताओ दूसरा किसको दे? अभी दूसरे में प्रॉब्लम है हमें, दूसरा पोजीशन किसको दे हम? सर आर को। सिंपल सी बात बताओ। सबसे पहले देखो ये हमारे पास CHO है, तो CHO को हम कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O और H। और अब ये बताओ, मैंने CIP रूल आपसे बताया था, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे कुछ आएगा क्या? अब देखो Yes, sir. इस वाले का, अब देखो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे एक कार्बन मिलेगा और इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए मिल गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए मिल गए। लेकिन जिसको हमने आर माना है, जिस डब्बे को हमने आर माना है, अगर हम उस कार्बन पर आएंगे तो हमें एक कार्बन मिलेगा और उससे 1 ऑक्सीजन मिलेगा और 1 कार्बन मिलेगा। तो आप बताओ 2 ऑक्सीजन वाले को वैल्यू ज्यादा दे या फिर 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन को वैल्यू ज्यादा दे? सर 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन को। अरे भाई 2 ऑक्सीजन वाले को वैल्यू ज्यादा देंगे ना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग चलते हैं ना। यस सर। तो हम इसको ज्यादा वैल्यू देंगे ना, बराबर। CHO को। हमने CIP रूल में ये पढ़ाया ना आप लोग को। सबको भूल गए क्या? ये बताओ, क्या CIP रूल सबको भूल गया? अरे भाई कुछ हमने ऐसे ही नहीं किया था। Yes, sir. तो तीसरा इसको देंगे और चौथा ये हमारा है ही। अब आ गए 1 2 3, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, तो S हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। क्लियर है बातें? अब आते हैं तीसरे नंबर कार्बन के लिए। अब देखो, अब तीसरे नंबर कार्बन के लिए बच्चों ये बताओ, ऊपर वाला R जैसे काम करेगा? तीसरे नंबर कार्बन के लिए अब ऊपर R जैसे काम करेगा? देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे OH हो गया। क्या ऐसे होगा क्या? सही सही बताओ देख के। यस सर। ऐसे होगा। अब फिर से हम इंटरचेंज कर लेते हैं, इसका इससे इंटरचेंज कर लिया और इसका इससे इंटरचेंज कर लिया। देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। नंबरिंग कर लेते हैं 1 R। अब देखो R में क्या है? R में हमारे पास 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हम लोग इसी को वैल्यू देंगे। दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस बार देखोगे तो क्या आ रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि हमारा दूसरा भी S है और तीसरा भी S है। तो कुछ इस टाइप का आंसर आएगा तो हमारा क्या होगा? ये तो आइसोमर है ना, ये तो आइसोमर्स नहीं होंगे फिर सर। क्यों आइसोमर नहीं होंगे? ये बताओ, हम आइसोमर नहीं पढ़ रहे हैं। आइसोमर का क्या मतलब है? कम से कम 2 कंपाउंड। आइसोमर्स नहीं होंगे, ये कह रही हूँ मैं। देखो हम इनएंशियोमर भी तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। एक तरह से मानो तो ये नॉमेनक्लेचर है। नहीं क्लियर हुआ? सर आज मैंने ज्वाइन किया ना, तो मुझे कम clear मानो लगा। ना कि ये नॉमेनक्लेचर है, ये इनएंशियोमर नहीं है। जैसे कि हमें एक कंपाउंड दे दिया गया, पूछा गया कि 5वां नंबर कार्बन R है या फिर S है। इनएंशियोमर के लिए कम से कम 2 कंपाउंड क्या हम कंपैरिजन करेंगे तब तो होगा कि वो मिरर इमेज है कि नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है। इसमें कोई 2 कंपाउंड तो है ही नहीं।
नहीं है ना? नो नो सर। इसलिए कुछ इस टाइप का आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको ये? यस। एक बार खुद से आप लोग ट्राई करोगे कि आपके, एक बार और बता दीजिए। बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज देख लो कैसे बनाते हैं हम। कार्बन, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? सर 6। सर 6। है। किस, 6। किसको फोटो बनाना आता है उसको? किसको फोटो बनाना आता है? सर मुझे आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह रहे हो? यार अभी भी नहीं आ रही आवाज, काफी तेज बोल रहा हूँ मैं। सर आ रही है। मैं एक बार आ रही है। आप लोग मेरी तबीयत खराब करा दोगे। और कुछ ग्लूकोज का फोटो ऐसा ही होता है क्या? यस सर। यस सर। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है। 6 कार्बन पूछ बोल दिया। आप बताओ पहला नंबर जो कार्बन है वो आर है या फिर एस है? बताओ आप लोग। कैसे? सर एक बार और रिपीट करना, क्या बोला आपने? पहला नंबर जो सर कार्बन है आर होगा। कैसे आर होगा यार? सर पहले वाला तो कायरल कार्बन ही नहीं है ना। कायरल ही नहीं है ना। सर क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग? सेकंड से 6 सेकंड से। इसी का आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर। सैली आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो आजकल। पेन है इसलिए नहीं बोल रही। क्या? सर मेरे गले में पेन है इसलिए नहीं बोल रही। कोई बात नहीं, पहला नंबर कार्बन कायरल है ही नहीं। बच्चों ये बताओ जो दूसरा नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर, यह बताओ आर है या फिर एस है? सर आर। मैं एक तरीका बताऊं क्या? जहां भी ओ एच लेफ्ट साइड रहेगा, सॉरी राइट साइड रहेगा, वह क्या होगा? आर होगा। आर। किसके केस में? कार्बोहाइड्रेट्स के केस में। किसके केस में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के केस में। तो जैसे जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, या फिर बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जिस जिस कार्बोहाइड्रेट्स के OH अगर राइट साइड में है, ये क्या होगा? आर होगा। जैसे कि हम देखो दूसरा क्या है? आर है। तीसरा क्या है? एस है। फोर्थ क्या है? आर है। फिफ्थ क्या है? आर है। आर। क्लियर है क्या? यस सर। अगर कोई पूछे ये डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है? सर सेकंड वाला तो एल होगा। सेकेंड वाला कहाँ से एल होगा? देखो दूसरा नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन का OH क्या है? राइट साइड है। राइट साइड होगा तो आर होगा ना। यस सर। मैं पूछा हूं ये डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है? मैं पूछ रहा हूँ ये सर डी। डी ग्लूकोज है, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है ना, उसमें OH जो है वो राइट हैंड साइड का है इसलिए डी होगा। इसलिए डी होगा। अब बच्चों हम डी के लिए ना, हम सभी कार्बन को चेक नहीं करेंगे, सबसे लास्ट वाले को करेंगे। क्लियर बात है? यस सर। तो छोटी छोटी बातें ना आप लोग थोड़ा सा रट लिया करो अपने माइंड में। देखो रियल बता रहा हूँ ना, रटने से भी ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर आप लोग 3-4 क्वेश्चंस लगा लोगे ना, तो उससे ज्यादा काम कर जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो आप लोग। आगे चले। यस सर। अब देखो हमने इनएंसियोमर पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था? आओ बच्चों पढ़ते हैं रेसमिक मिक्सर। क्या पढ़ते हैं? रेसमिक मिक्सर। अब रेसमिक मिक्सर क्या होता है ध्यान देना। A mixture of equal amount of enantiomer is called racemic mixture or racemic modification. Or racemic mixture modification is always optically inactive. When enantiomer are mixed together, the rotation, सीधी सी बात है यार,
क्या होता है? रेसमिक मिक्सर ये होता है जैसे कि मान लो हमारे पास डी ग्लूकोज है, क्या है, हमने क्या कर लिया, हमने 1 kg ग्लूकोज लिया, ठीक है, उसमें से पता चला कि जो 50% है वह डी ग्लूकोज है और 50% है एल ग्लूकोज है। जब जहां भी बात 50-50 की आ जाए, अगर दोनों 50-50% होंगे तो वहां पे क्या होगा, रेसमिक मिक्सर होगा, वहां पे क्या होगा, रेसमिक रेसमिक मिक्सर। अब देखो आप बताओ, जो डी ग्लूकोज होगा यानी कि डी वाले को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, यस सर। और एल वाला जो है वो किधर घुमाएगा, लीव होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यह 50% क्लॉकवाइज घुमाएगा या 50% एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के दोनों क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे क्या। यस सर। तो देखो, तो जो यह इनएंसियोमर होते हैं इजेक्टली कैंसल्ड बाई एन इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कास्ड अ मॉलिक्यूल इज इट्स इनएंसियोमर। ठीक है, ये बातें क्लियर है सबको। यस यस सर। हाँ, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, यानी 50-50% दोनों बनेंगे। कोई जुड़वा बच्चे को देखो, सेम एकदम सेम शकल के हर एक चीज, यस पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सर देखो कुछ क्या ना होता है कुछ डिफरेंस होता है। उनमें डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल बता रहा हूँ, सेम एकदम नहीं होता है। सर आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं। एकदम सेम नहीं। देखो आते हैं बच्चों, देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया, इनएंसियोमर पढ़ लिया क्या, अब पढ़ते हैं डाई स्टीरियोमर। ठीक है, डाई स्टीरियोमर, तो सीधी सी बात है बच्चों, डाई स्टीरियोमर क्या होता है, यह न तो मिरर इमेज होंगे और न ही, एक मिनट रुक जाओ, डाई स्टीरियोमर देखो, द ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल। सबसे पहली बात, जो डाई स्टीरियोमर होंगे वह तो मिरर इमेज भी नहीं होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात मिरर इमेज नहीं होंगे और सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, यानी कि सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे तो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहली बात मिरर इमेज नहीं होंगे, डाई स्टीरियोमर का क्या मतलब है, मिरर इमेज नहीं होंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट मानूं, इसको स्ट्रक्चर सेकंड मानूं, इसको स्ट्रक्चर थर्ड मानूं, इसको स्ट्रक्चर फोर्थ मानूं, ये बताओ कौन कौन से इनएंसियोमर हैं, कौन कौन से डाई स्टीरियो आइसोमर हैं। मैं बताता हूँ, अगर सर बच्चों फर्स्ट वाला इनएंशियोमर है। नहीं, कभी भी फर्स्ट और सेकंड। कभी भी इनएंसियोमर ना कंपेयर करके किया जाता है। ठीक है, वैसे सर फर्स्ट और सेकंड में गलती से फर्स्ट ही निकल देखो मैं गया बस। बताता हूँ, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या यह मिरर इमेज है क्या, यस सर। यस सर। यस सर। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब पहला और दूसरा क्या है, इनएंसियोमर है। इनएंशियोमर है। इनएंसियोमर। सर थर्ड और फोर्थ भी बात इनएंशियोमर करें है। तीसरे और चौथे की, तो यह भी क्या है, इनएंशियोमर है। मतलब तीसरा और चौथा भी इनएंसियोमर है। होगा सर। ये बताओ पहला, लेकिन सर सेकंड और थर्ड वाला नहीं होगा, वो डाई ये स्टूडियोमर बताओ होगा। पहला और तीसरा क्या मिरर इमेज है क्या, नो सर। नो सर। तो जो पहला और तीसरा होगा यह क्या होगा, डाई। डाई स्टीरियोमर। ठीक है, अब देखो पहला और चौथा क्या मिरर इमेज है, नो सर। नो सर। तो पहला और चौथा भी क्या होगा, डाई स्टीरियोमर। डाई स्टीरियोमर। ये बताओ दूसरा और तीसरा क्या मिरर इमेज है, नो सर, ये डाई स्टीरियोमर है। डाई स्टीरियोमर्स होगा। डाई स्टीरियोमर है। और ऐसे ही दूसरा और चौथा, सर डाई स्टीरियोमर्स होगा। बिल्कुल। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई क्या, सर आपने ये चीज लिखी थी अभी जो दिख नहीं रही। क्या मैंने कुछ नहीं लिखा, ओके सर। जितना भी लिखा दिख रहा है, ये सब आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग को क्लियर हो गया ना, इनएंसियोमर और डाई स्टीरियोमर। यस सर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं।
ये कोई बता देगा क्या कौन कौन सा डाइस्टीरियोमर है? सर पहला और तीसरा, सर फर्स्ट और फोर्थ भी। सर दूसरा और तीसरा, और दूसरा और चौथा, चौथा भी। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आप लोग क्लियर हो गया क्या कैसे देखना है? यस यस सर। सर। पर यस सर। हैंड रेज करो, कितने लोगों को नहीं समझ आया है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ COOH और यहाँ पे लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे लिखता हूँ OH, यहाँ पे लिखता हूँ H, यहाँ पे लिखता हूँ OH, यहाँ पे लिखता हूँ H। अब बच्चों सेम एक और कंपाउंड बनाता हूँ COOH और यहाँ पे लिखता हूँ OH, यहाँ पे लिखता हूँ H, यहाँ पे लिखता हूँ H और यहाँ पे लिखता हूँ OH और यहाँ पे लिखता हूँ CH3। यह कंपाउंड फर्स्ट है, यह कंपाउंड सेकंड है, क्योंकि बच्चों दोनों कंपाउंड अलग अलग है। मान के चलना, यह कंपाउंड फर्स्ट है, यह कंपाउंड सेकंड है। अगर इन दोनों के बीच हम एक मिरर ऐसे लगाते हैं तो क्या लग रहा है क्या कि दोनों हाँ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस सर। यस सर। लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो इसका जो इमेज है यहाँ पे बनेगा, H वाले का इमेज यहाँ पे बनेगा, COOH का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों अगर यह मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब यह है कि अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड के ऊपर रख दूं तो पूरी तरह से इस पे फिक्स अगर हो जाएगा तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। अगर पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाया तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपरइम्पोजिबल। यह पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। तो बच्चों नॉन सुपर इम्पोजिबल है। पहली बात तो इस कंपाउंड में क्या है? मिरर इमेज है, और दूसरी बात क्या है? सर ये एनांशोमर होगा इसलिए सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं? एनांशोमर। सीओमर। क्लियर है बातें क्या? यस सर। यस सर। अब जैसे कि देखो COOH मैंने बना लिया, CH3, यहाँ से H, यहाँ पे OH, H, OH, COOH, CH3, यहाँ पे OH, H, H। अब बताओ क्या यह मिरर इमेज है? नो सर। नहीं है। और जब मिरर इमेज ही नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है तो यह क्या है? एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस यस सर। बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। क्लियर है बातें? अब देखो इनएंशियोमर और डाइस्टीरियोमर की खासियत क्या होती है। जो इनएंशियोमर होता है, जैसे कि मान लो पहला दूसरा कंपाउंड इनएंशियोमर है, तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। सेम चीजें डाइस्टीरियोमर में भी होंगे। अब देखो, अब आते हैं स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है? उनका 3D में ज्योमेट्री कैसा है। जैसे कि मान लो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो वेज पे कुछ और रहेगा, डैश पे कुछ और रहेगा। तो उनका जो बच्चों 3D स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखो इनएंशियोमर में जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बोलो। सेम होते हैं। लेकिन डाइस्टीरियोमर में डिफरेंट होते हैं। अगर कोई पूछे किस इनएंशियोमर किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है? सेम होता है। तो इनएंशियोमर का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब के सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन वही अगर डाइस्टीरियो आइसोमर मिल जाए तो डिफरेंट हो जाएगा।
जैसे कि एक क्वेश्चन सेम ऐसे पूछ देगा, जैसे कि मान लो बोल देगा कि पहले वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है, तो आप बता दो इन चारों में से किसका सेम होगा। सर सेकंड वाले का। जो सर इनएक्टिव सेकंड। होगा उसी का तो सेम होगा ना। सर फर्स्ट और Yes, सेकंड sir. का सेम होगा, सेकंड का। वही बात है, जो इनएंस्यूमर होगा उसी का तो सेम होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सब छोड़ो, आते हैं बच्चों मीजो कंपाउंड में। देखो तो जो मीजो कंपाउंड होता है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। और मीजो कंपाउंड मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजिबल ओवर ईच अदर एंड नॉन रिजॉल्वेबल। छोड़ो इसको। देखो तो बच्चों जो मीजो कंपाउंड होता है वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं। सुपर इम्पोसिबल होते हैं। उनके पास कायरल सेंटर होता है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इनका बच्चों रीजन बताऊं क्या होता है सीन, इनका रीजन ये होता है सर ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव मतलब कि वो हाँ सर। पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे। सर रोटेट नहीं कर पाएंगे वो कंपाउंड। क्या? सर रोटेट नहीं कर पाएंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। हाँ, अच्छा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे। इनकी पहचानने की एक खासियत है बच्चों, खासियत क्या है कि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, यानी कि मिडिल से कट कर सकते हो उनको। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कंपाउंड है, 1 2 3 और 4। अगर आप पहले या दूसरे में कंपेयर करोगे, यह बताओ क्या पहला दूसरा क्या है, ये मिरर इमेज है, सर यस सर। यस सर। नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, इनएंसियोमर हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है? यस सर। क्या आप इसको बीच से काट सकते हो? नो सर। नहीं काट No. सकते। अगर काटोगे तो No, बराबर sir. भागों में नहीं कटेगा। लेकिन आते हैं किस पे, मीजो कंपाउंड पे। तो देखो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। अब देखो यहाँ पे बच्चों यह मिरर इमेज है दोनों के, क्या है, मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि सुपर इम्पोजिबल नहीं है, लेकिन यह सुपर इम्पोजिबल है। कैसे? क्योंकि अगर आप OH दोनों को ऐसे उल्टा कर दोगे, जैसे कि मानो CH3 OH OH H, तो भी इस कंपाउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3 है। आप इसको उल्टो पलटोगे ना तो भी सेम ही जैसे दिखेगा। तो देखो एक तो मिरर इमेज है, ऊपर से सुपर इम्पोजिबल भी हो जाएगा, और मेन खासियत इसकी क्या है, बीच से बराबर भागों में कट हो जाएगा। जब बीच से बराबर भागों में कट हो जाएगा बच्चों, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा और चौथा कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या मेरे से? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। आओ कुछ और क्वेश्चंस बता देते हैं इसे। सर अपनी टेबल से भी बताइए सर, एक बार ये टेबल भी बता दो अगर आपने बताई है तो। कौन सा टेबल? सर जो ये मेजो कंपाउंड के ऊपर है। वो तो टेबल मैंने बताया है ना, सर वो तो टेबल मैंने अभी जस्ट बताया, उसमें कुछ है नहीं, पढ़ने वाला है, पढ़ लेना आप लोग एक बार। यस सर। अब देखो आओ मीजो कंपाउंड के बारे में और भी बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता कि बताओ यह मीजो है या नहीं है। अब देखो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं कंपाउंड ही बना लेता हूँ ये। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी सब पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो मतलब 2 वैलेंसी खाली है, तो एक पे मैंने CH3 जोड़ दिया, दूसरे पे हाइड्रोजन। एक पे मैंने CH3 जोड़ दिया, दूसरे पे हाइड्रोजन। एक पे मैंने CH3 जोड़ दिया, दूसरे पे हाइड्रोजन। क्लियर है बातें? क्लियर।
अब बच्चों अगर आप इसको क्या अब देखो, अब सबसे पहली बात बताओ, क्या कायरल है ये? बोलो, ये बताओ सबसे पहले, क्या मीजो कंपाउंड है ये? अरे बिल्कुल है। आप यस सर है। आप इसको बीच से काट सकते हो, Yes, Yes, sir. sir. Meso compound. बीच से काट सकते हो आप लोग इसको। इस वाले को देखो, तीसरे वाले को देखो, इसको भी तो आप बीच से ऐसे काट सकते हो ना। देखो यहाँ पे कट 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 करने का तरीका देखना, मैं कैसे कट कर रहा हूँ। टेढ़ा मेढ़ा नहीं कट कर रहा हूँ मैं, कट तो सीधा ही कर रहा हूँ। नहीं देख सर बस ये बैंड हो गया है। अरे तो क्या ही बताऊं, अगर ऐसे सीधा कट करूंगा तो लगेगा कि आपको मिठाई को उड़ा दिया आपने। नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर समझ गए 3D हाँ। इमेज है ना। Yes, sir. 3D इमेज है। अब मैं कैसे कट करूं? क्लियर है? Yes, यह भी sir. यह भी मीजो कंपाउंड है, क्योंकि यह भी बीच से एकदम ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला जितना कटेगा नीचे वाला भी उतना ही बराबर हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? सर दिखा है। दिख रहा है। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। अब बचा है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन मैंने आप लोग को क्या बताया था? अगर सिंगल, क्या दिखा है यार ये, हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर रोटेशन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? Confirmation. कंफर्मेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, रोटेट घुमाते रहो यार, ये घूम जाएगा आराम से, इसी को कंफर्मेशन बोलते हैं। और कंफर्मेशन आगे पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं है, अब सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखो न्यूमान प्रोजेक्शन है क्या ये? यस सर। अगर इसी का सहारा बनाओगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा। यस सर। ऐसे कैसे बनेगा? देखो, यह वाला जो हाइड्रोजन है वह ऊपर है, यह वाला हाइड्रोजन नीचे, यानी 180 का एंगल है। तो देखो इसमें भी ऊपर है, इसमें भी नीचे 180 का एंगल है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्लियर? देखो बनाया कैसे है इसने, वाई वाला सिंबल ऐसे है तो वाई वाले सिंबल को ऐसे बनाया है, क्योंकि यह बैक कार्बन का है, क्योंकि यह बैक कार्बन का है, इसलिए यह बीच में नहीं लाया है। अगर ये फ्रंट कार्बन का होता तो यह बीच में भी आता। ये सब मैंने बता रखा है कि आप लोग को? यस सर। यस Sir, सर। एक बार explain कर दीजिए. ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मानो बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं एथेन लेते हैं, यानी कि C2H6 लेते हैं। अब C2H6 को आप कैसे लिख सकते हो? CH यहाँ पे CH H। आपको पता है बच्चों ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, बोलो। यस सर। कुछ ऐसे होगा क्या? क्लियर है? अब देखो बच्चों, यह वाला हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री. 0 डिग्री है, क्योंकि जब दो पैरेलल चीजें होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। तो यह बच्चों हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन है। अगर हम सेम इसको न्यूमान में बनाएं तो मान लेते हैं कार्बन फर्स्ट है या कार्बन सेकेंड है, तो समझो कि यह हमारा पेन है ना, जो फ्रंट पे है वो कार्बन फर्स्ट है, जो बैक पे है वो कार्बन सेकेंड है। ये बताओ, अगर आप फ्रंट कार्बन आपको दिख रहा है तो क्या आपको बैक कार्बन सेम आंख से दिख जाएगा? No, sir. नहीं दिखेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि केवल हमको क्या दिख रहा है? फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है, बैक वाला नहीं दिख रहा है। तो फ्रंट कार्बन का मैंने यहाँ पे कार्बन बना लिया और इसके हाइड्रोजन कुछ ऐसे बना लिए, एक ऊपर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब बताओ क्या हमें बैक वाला कार्बन दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो No, हम sir. जस्ट उसका हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन के पीछे जस्ट इसका हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन भी नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ आपको दिख रहा है। ठीक है? इमेजिन करना होगा। ये सब इमेजिन करने वाला है, स्टीरियो आइसोमर इमेजिन करने वाला है ही। तो क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अब देखो, यस सर। Yes, sir. इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0। बच्चों ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के जो एंगल को बोलते हैं, उस एंगल का नाम क्या है?
डाईहेड्रल एंगल। क्या है? डाईहेड्रल। डाईहेड्रल एंगल। आप बताओ, यह एंगल जितना कम होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा या फिर ज्यादा होगा तो रिपल्सन होगा? सर जितना कम होगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। बिल्कुल, वह एंगल जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिपल्सन होगा। आओ हम डाईहेड्रल एंगल पढ़ते हैं। दिख रहा है क्या डाईहेड्रल एंगल? यस सर। दिख रहा है। आओ आओ देखते हैं स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, सिंपल सी बात है। अगर इस हाइड्रोजन और दूसरे वाले हाइड्रोजन के बीच का एंगल अगर ज्यादा हो यानी 180 हो तो इसको स्टैगर्ड बोलेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना हो, 0 हो तो क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड बोलेंगे। बच्चे कौन सा हाइड्रोजन की बात किया हूं मैं, ध्यान देना। देखो, जो पहले नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ऊपर वाला, इसके और इसके बीच का एंगल, ये बोला हूं। अगर 0 होगा तो इक्लिप्स्ड बोलेंगे, अगर 180 होगा तो स्टैगर्ड बोलेंगे। क्लियर है क्या बात है? आओ अब देखते हैं बच्चों एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एक मिनट। देखो, any deviation from normal bond angle are accompanied by angle strain. It is normal present in cyclic structure but absent in acyclic structure. छोड़ो इसको, और कुछ दे नहीं रहा है। ये इक्लिप्स्ड फॉर्म आप लोग को पता है। इक्लिप्स्ड फॉर्म बच्चों, इक्लिप्स्ड को छोड़ के सब के सब स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोलते हैं। इक्लिप्स्ड में अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। देखो इसको क्या किया है, 60 डिग्री पे रोटेट किया है, यानी पहले वाले को फिक्स कर दिया है। जैसे कि मैं फिर से बना रहा हूं, यहाँ पे पहले वाले को फिक्स कर दिया है और दूसरे वाले को कितने पे रोटेट किया है? 60 पे रोटेट किया। तो आप बताओ इस वाले और इस वाले के बीच एंगल कितना होगा? अरे भाई, एक सर्किल है, एक सर्किल को आप 3 पार्ट में से डिवाइड कर रहे हो तो तीनों पार्ट में एंगल कितना कितना जाएगा? सर 120। 120। तो हमें 60 करना है तो आधा पे ही ना जाएगा? यस आधा पे जाएगा। तो ये बताओ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था अब घूम के कहाँ चला आएगा? अब यहाँ पे चला आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा। तो क्या दिख रहा है क्या कुछ स्टैगर्ड फॉर्म ये आप लोग का? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो, इसका कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यह पोटेंशियल एनर्जी है और यह डाईहेड्रल एंगल है। क्या है? डाईहेड्रल एंगल है। अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इथेन मॉलिक्यूल। एथेन मॉलिक्यूल की। तो अब देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। ये बताओ पहले एंगल कितना था स्टार्टिंग में? 0 डिग्री। 0 डिग्री था। तो आप बताओ 0 डिग्री होगा तो क्या बोलते हैं, रिपल्सन कम होगा या फिर ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ये बताओ, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? सर घटेगी नहीं। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी, बढ़ेगी। देखो, जिसमें रिपल्सन ज्यादा ज्यादा होती है, तो देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म है, उसकी एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है। दिख रहा है क्या? ज्यादा है। अब देखो, अब इसने क्या किया, एंगल को 60 डिग्री पे घुमा दिया। 60 डिग्री पे घुमा दिया तो देखो क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा क्या? यस सर। घुमा दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। अब 60 डिग्री पे घुमा दिया तो बन गया। अब बताओ, अब ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया। यस सर। अब बताओ, अब एकदम पास पास नहीं है। जब पास पास नहीं है तो क्या रिपल्सन करेंगे ज्यादा?
नो सर, कम होगा रिपल्स। तो देखो इनका एनर्जी लेवल क्या है, मिनिमम। कम है। क्लियर है बातें, कम है। तो हमने एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया, एक यहाँ पे यस बना दिया। फिर से अब मैंने क्या किया, फिर से इसको 60 डिग्री पे घुमाया, तब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा। बोलो, सेम पोजीशन हो जाएगी। तो फिर से सेम पोजीशन जैसे हो जाएगा, दिख रहा है क्या? यस सर। फिर से Yes, उसका sir. क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। 0 डिग्री हो फिर से जाएगा। 60 डिग्री, फिर से देखो, फिर से 60 डिग्री पे घुमाया, यानी 120 कर दिया। फिर से 120 के बाद अब 180 कर दिया, मतलब ऐसे करते गए। टोटल कहाँ तक किए हमने, 360 तक। तो ऐसे हमारे पास कितने पॉइंट बनते गए, और सभी पॉइंट को ऐसे हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। मिला दिया। तो ऐसे ग्राफ बन गया। क्लियर है बातें? ये तो यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर स्टैगर्ड। Staggered. क्योंकि इक्लिप्स्ड वाले में ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास है, यानी डाईहेड्रल एंगल बहुत ही कम है। जब डाईहेड्रल एंगल बहुत ही कम है तो रिपल्सन करेंगे, जब रिपल्सन करेंगे तो डी स्टेबल करेगा, स्टेबल नहीं करेगा। क्लियर बातें? यस सर। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। यस सर। अब देखो, आओ हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करें, Yes. कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। इसका आप लोग खुद कर लेना, मैं इसका किसका बताऊं, कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ। देखो, कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, इसका देख लेते हैं कैसे। ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला है, CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, कुछ ऐसे है। इसको आप लोग पहला मान लो, इसको आप लोग दूसरा मान लो। क्लियर है बातें? तो देखो, पहला अगर दूसरा मानोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, एक पे CH3 हो जाएगा, इस पे CH3 हो जाएगा। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अब बाकी क्या बचा, पहले नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बचे क्या, हाइड्रोजन। बोलो, ऐसे ही बचेंगे ना? बताओ भाई। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका न्यूमान बना रहा हूँ। जब न्यूमान प्रोजेक्शन Yes, sir. बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं CH3 जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा। कैसे कर सकता हूँ मैं, पूछ सकता हूँ। अगर बच्चों मैं 60 डिग्री पे घुमाऊंगा क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा क्या? ऊपर वाला तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और 60 डिग्री पे CH3 हमारा यहाँ आ जाएगा। बोलो, यस सर। फिर अगर मैं 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे अब CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। फिर अगर मैं 60 डिग्री पे घुमाऊंगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3। आगे वाला तो हमारा फिक्स रहेगा हमेशा, हम बस नीचे वाले को घुमा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना? यस सर। तो आप लोग बताओ, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बन गए टोटल यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, सर फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में, क्योंकि पता है बच्चों CH3 दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप है, बड़ा बड़ा ग्रुप एकदम पास पास हो गए हैं, तो रिपल्सन कर रहे हैं आपस में। तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग किसमें हो रहा है, पहले वाले में। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सर फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ वाला। इसके घर बच्चा बोल रहा है, बताओ। तो क्या किसी के घर बच्चा बोल रहा था ऐसे कुछ, तो बता नहीं। ये बताओ, ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो, आओ इसके उसको समझते हैं। अब ध्यान दो, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है,
तो यह इक्लिप्स्ड तो है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। देखो अगर एंगल 0 0 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड बोलते हैं। एंगल जब 0 होता है तो क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो CS3 के बीच अगर एंगल 0 है तो इसको हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड बोल रहे हैं। इसमें देखो, इसमें भी एंगल CS3 और H के बीच क्या है? 0 है, लेकिन CS3 के बीच एंगल 0 नहीं है, लेकिन फिर भी एंगल ये दोनों एक दूसरे के पीछे चिपके हुए हैं, तो ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है। ठीक है, क्या है? पार्शियल इक्लिप्स्ड है। यह भी पार्शियल इक्लिप्स्ड है। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब इसके बीच अगर 60 का एंगल हुआ, यह गॉच फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? गॉच फॉर्म है। अगर यही इसके और इसके बीच 180 का एंगल हुआ, यानी सबसे दूरी पे, तो एंटी फॉर्म है। क्या है? एंटी फॉर्म है। अब फिर से देखो यहाँ पे और यहाँ पे कितना दूरी हो गया? फिर से 60 का हो गया, तो ये भी गॉच फॉर्म है। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ दिया तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी फॉर्म। एंटी वाला। और सबसे कम कौन होगा? फर्स्ट वाला। फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्लियर है बातें? अब देखो, यस अब हमारे पास बचा गॉच और पार्शियल इक्लिप्स्ड। इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? क्या? होगा सेकंड वाला। गॉच वाला होगा, गॉच वाला। ठीक है, क्योंकि फिर भी इन दोनों के बीच 60 एंगल है, यानी दूरी पर है, और इसके बीच 0 एंगल है, इतनी भी दूरी पर नहीं है। तो एंटी के बाद कौन आएगा? गॉच आएगा। गॉच के बाद कौन आएगा? पार्शियल। पार्शियल के बाद कौन आएगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। देखो कहाँ गया? एंटी, सर फर्स्ट नंबर। एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियल, और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, उसके बाद Clear है पार्शियल बातें? इक्लिप्स होगा। क्या? पार्शियल इक्लिप्स के बाद फुल्ली इक्लिप्स आएगा। ठीक है, यस सर। अगर बात करें एनर्जी की, सर एनर्जी में तो उल्टा हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ये बताओ, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा उसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। जो सबसे ज्यादा Yes, स्टेबल sir. होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। होगी। ये पहले बताओ, कितने लोगों को नहीं समझ आया? सैली नहीं समझ आया क्या? सर आ गया सर। हम बोल रहे थे कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। हाँ, मैं क्या करूंगा बच्चों, संडे को इस चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। 2 घंटे का क्लासेस लेके एक ही बार में पूरा रिवीजन करा दूंगा, तो जितने लोगों को दिक्कत वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुल्ली इक्लिप्स्ड की। सर इक्लिप्स की 0 डिग्री। सबसे कम किसकी होगी? एंटी वाले की। एंटी वाले के। देखो अब कौन बचा हमारे पास? फुल्ली इक्लिप्स्ड। देखो कहाँ गया? सबसे कम एंटी वाले की। एंटी वाले से जस्ट ज्यादा किसकी होगी? पार्शियली इक्लिप्स्ड। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी ना सर? क्या? हाँ पढ़ लेना यार, आप लोग सेम ऐसे बना लेना। एनर्जी डायग्राम प्रोफाइल बना लोगे क्या? यस सर। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिया हुआ, एंटी हो गया, फिर गॉच हो गया, फिर पार्शियल हो गया, फिर फुल्ली हो गया। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नो सर। मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये उल्टा हो जाएगा ना किसमें? सर? जैसे हम एनर्जी की किसकी ज्यादा होगी तो सब इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा जो स्टेबिलिटी किसकी ऑर्डर ज्यादा हो दिया। जाएगी? किसकी ज्यादा हो जाएगी? सर पोटेंशियल एनर्जी सर फुल्ली इक्लिप्स की ज्यादा होगी ना। फुल्ली क्लिप्ड की, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, फुल्ली क्लिप्ड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। दिख तो रहा है ना फुल्ली क्लिप्ड है? बताओ। यस सर। ये फुल्ली क्लिप्ड है। अच्छा। देखो CS3 0 0 एंगल पर है। Yes, sir. हाँ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी। सर कोई पार्शियल ज्यादा हो जाएगी तो यार
यस सर, इसकी क्या? ज्यादा है। नहीं समझे आप लोग? सर क्लियर। सर थोड़ा, सर पार्शियली उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, पार्शियली। देखो सिंपल सी बात है, इक्लिप्स्ड का क्या मतलब है? इक्लिप्स्ड का मतलब यही है कि एंगल क्या हो, जीरो। जीरो हो, एंगल जीरो हो, कुछ ऐसे हो, जीरो जीरो एंगल हो। अगर वही बच्चों दोनों जगह या CH3 हो जाएगा तो फुल्ली इक्लिप्स्ड बोला जाएगा, लेकिन वही को एक CH3 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको पार्शियली इक्लिप्स्ड बोला जाएगा। लेकिन इक्लिप्स्ड तो ये रहेगा ही, इक्लिप्स्ड का मतलब ही यही है कि एंगल क्या हो, जीरो। जीरो, एंगल क्या हो, जीरो हो। मुझे लग रहा है कि ये 11th में था क्या? यस सर, 11th में है ये। सेम यस सर, था ये थोड़ा थोड़ा सा। ये था। सर है 11th में, GOC में। सेम ऐसे ही था या फिर थोड़ा थोड़ा था? तो सारा सर आई मीन थोड़ा सा ही सर है इसके हाइड्रोकार्बन बारे में बताइए। NCERT बुक में, कोई ज्यादा खास डिटेल नहीं है इतनी डीप में। कोई बात नहीं, डीप में आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी एंगल बता दो, बस ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ देता है कि फुल्ली इक्लिप्स वाला ज्यादा स्टेबल है या फिर गॉच वाला, और कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं पूछता है। तो और भी किसी को कुछ पूछना है बताओ? नो सर। तो आप लोग पता है क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट वाला पेपर कर लेना। ओके सर। हाँ, प्रैक्टिस सेट वाला पेपर सबके पास है ना? कोई ग्रुप में Yes, सेंड कर sir. देगा फिर? हाँ, एक बार आप लोग मेरे ग्रुप में पास सेंड, नहीं है। एक बार जरा आप लोग ग्रुप में सेंड कर दो। वैसे तो वैसे मैसेज करते रहते हो बिना मतलब का, अब काम की बात है तो ग्रुप में मैसेज करो आप लोग। सर मेरे पास नहीं है प्रैक्टिस पेपर। तो ये बच्चे मानते ही नहीं है, हमें खाली फालतू मैसेज करते रहते हैं। कोई कोई सेंड कर रहा है क्या ग्रुप में? तो क्या Yes, sir कर रहे हैं। हाँ करो। और मिड टर्म का सिलेबस भी कर देना प्लीज। बस बच्चों 1 से 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, खत्म ही हो गया पूरा ये आइसोम रिविजन। एक दिन नीट के क्वेश्चन कौन सा होगा? पता नहीं, बताऊंगा मैं। एक दिन नीट के क्वेश्चन देंगे पूरा इस पे, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कहीं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। इसी दिन नीट के क्वेश्चन करेंगे। Okay, sir. सर 12th क्या ऑर्गेनिक हम ना NCERT से आप कराओ। सर अब लीव कर सकते हैं क्या? तो बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक नहीं कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ऑर्गेनिक नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ना इतना ऑर्गेनिक नहीं दिया, और आपके नीट में ना हूबहू एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक नहीं पूछता है। फिजिकल फिर भी पूछ लेता है, इनऑर्गेनिक फिर भी पूछ लेता है। लेकिन देखो आप बताओ, जैसे कि मानो मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स में सेम फॉर्मूला, हर सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया लेकिन डिजिट चेंज कर दिया, तो आप क्या कर लोगे? आप पता रट के सेम जाओ, लेकिन डिजिट चेंज कर दिया या फिर वैल्यू हर एक चीज चेंज कर दिया, कार्बन की जगह कुछ और दे दिया, तो नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए मैं नो सर। Yes, sir. हाँ, ऑर्गेनिक में यही तो प्रॉब्लम है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक आप लोग कर सकते हो लाइन बाय लाइन, लेकिन ऑर्गेनिक ना मत ऐसे करना। ये बताओ क्या ऑर्गेनिक में आपका जीओसी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। नो सर। लेकिन फिर भी आपने इतना ज्यादा सीख लिया हर एक चीज, तो अच्छी बात है ये। तो ऑर्गेनिक में पहले हमसे पढ़ लेना, उसके बाद बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ना। वैसे ना, क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ जी पूछ लो। सर एक आप लिख लो एक जगह, वो मुझे एक मिनट रुक जाओ, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे है। ये मेधा माथुरिया आपने इतना बार क्यों लिखा? क्या सर? मेधा वो माथुरिया सर गलती भी छूट ना जाए ना अटेंडेंस, इसीलिए। ऐसे कैसे छूट जाएगा? ऐसे मत करो आप लोग। हाँ बताओ क्या चीज हुआ, क्या पूछ रहे हो आप? सर C2H5CO2H एक और एक है C। सर अब लीव कर सकते हैं क्या? अब बाकी लोग लीव कर सकते हैं। C2H C2H5CO2H नहीं लिखा है पूरा CO2H। अरे तो अब ये एक है ना, नेक्स्ट है C
CH3 CO2 CH3 CH3 CO2 CO2 CH3। अब इसमें बताना है दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया फंक्शनल कैसे है। पहला वाला बच्चों ध्यान से देखो C2H5 COOH है, यानी पहला वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा वाला बता दे कोई क्या है, एस्टर नाम सुना है क्या आपने, ईथर होगा ये। एस्टर है, ईथर होता तो केवल O होता। ये बताओ पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे वाले में एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो होगा ही ना। यस सर। बोलो अलीसा, नहीं क्लियर हुआ क्या आपने नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा था? पता करना पड़ेगा ना। क्या आपने नॉमेनक्लेचर अगर सही से पढ़ा होगा ना तो आप काफी इजीली इसको बना सकते थे स्ट्रक्चर। ओके सर, आ गया। हाँ, आप देखो, सबसे पहली बात तो वही तो बोलता हूँ मैं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप लोग करोगे ना उतना ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्लासेस में हर एक क्वेश्चन कोई भी नहीं बता सकता, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो नए नए क्वेश्चन अराइज होंगे और कर लोगे आप लोग इसको इजिली। तो पहले वाले में ध्यान से देखो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरे वाले में ध्यान से देखो तो एस्टर वाला ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर बातें? किसी और को डाउट है? नो सर। चलता हूँ फिर मैं यार। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।